आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लोग कहते हैं इन्वेस्ट इन इंडिया। बट देखिए, इन्वेस्ट इन इंडिया का जो कंसेप्ट है ना, वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है। क्या कंसेप्ट है कि देखिए, अगर नॉर्मली कोई कहे कि रिलायंस में इन्वेस्ट कर दो, तो क्या रिलायंस कंप्लीट इंडिया है? इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, 5% ऑफ जीडीपी भी मान लेते हैं उसको हम। लेकिन क्या वो कंप्लीट इंडिया है? नहीं है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि हाँ, चलो कोई बोलता है हम आईटीसी में इन्वेस्ट कर देते हैं, वो हर सेक्टर में है, बहुत सारे फील्ड में है। बट 90% लोग ये कहेंगे कि भाई हमको तो सिगरेट से कोई लेना देना ही नहीं है, और उसका 50% प्रॉफिट तो आज भी सिगरेट से ही आता है। तो कहानी तो वही रह गई कि ये भी इन्वेस्ट इन इंडिया नहीं हुआ। ठीक है, अब देखते हैं अगर कि हम कि चलो ठीक है, क्या चीज़ में इन्वेस्ट करें फिर। तो कुछ लोग बोलेंगे निफ्टी 50 में कर देते हैं। निफ्टी 50 भी क्या कंप्लीट इंडिया है? नहीं। वो इंडिया के लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली 50 कंपनी का एक इंडेक्स है, वो भी कंप्लीट इंडिया नहीं है। बट फिर अगर हमको कंप्लीट इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो चलिए इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि हम ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट चूज करें टू इन्वेस्ट, जिससे हमारा क्या हो कि हम पूरा इंडिया में ओवरऑल होलिस्टिकली इन्वेस्टेड रहें, एंड हमसे कोई चीज छूटे नहीं। सो दैट इन फ्यूचर हो सकता है कि हमारी निफ्टी 50 की कंपनी ना ग्रो कर रही हो, बट कोई नीचे से कोई स्मॉल कैप कंपनी ग्रो करने लग जाए, तो उसके बेनिफिट्स को हम कैसे ले सकते हैं। तो चलिए वही डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप नोटिस करोगे, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, जितनी भी बड़ी एजेंसीज हैं, सब ये कहती हैं कि इंडिया बहुत जल्दी, अभी जैसे 2.5 टू 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, एग्जैक्ट नंबर्स तो कहना मुश्किल है, डे बाई डे चेंज होते रहता है, बट 2.5 टू 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम हैं। वो 5 ट्रिलियन हो जाएंगे नेक्स्ट 2-3 सालों में, राइट? तो ये तो मालूम है कि हम, हमारी जीडीपी ग्रो करते रहेगी, हम बढ़ते रहेंगे, हमेशा बढ़ते रहेंगे। कुछ दिन में, आज से 10 साल 15 साल बाद हम 10 ट्रिलियन की बात करेंगे। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करते रहेगी, हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ता रहेगा, और जैसे साइज बढ़ता रहेगा, हमारे कंपनीज का भी सेल्स है, बिजनेस है, वो सब ग्रो करते रहेगा, राइट? तो अब जैसे कि क्या होता है कि जितनी बड़ी इकोनॉमी होती है, उतना ही बड़ा कंट्री का जीडीपी बनते जाता है, एंड जितना बड़ा जीडीपी बनते जाता है, उतना ही बड़ा उसके लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैप पहुंचते जाता है। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो बोल के आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा कि मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो बोल के एक टर्म होती है। वो टर्म बेसिकली क्या है? वो ये टर्म है, वो ये कहता है कि इस कंट्री का आज के डेट में लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, एंड उसकी जीडीपी कितनी है। इंडिया में ऑलमोस्ट ये 1 के आसपास चलता है, कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, डिपेंडिंग कि मार्केट अभी बहुत अच्छा कर रहा है या बहुत खराब कर रहा है। बट ऑलमोस्ट ये एट पार रहता है, जितना हमारा जीडीपी है उतना ही के आसपास। आज के डेट में करंट लिस्टेड कंपनीज का अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालेंगे तो 2.7 ट्रिलियन के आसपास आता है। और हमारा जो जीडीपी भी है वो भी ऑलमोस्ट उतने ही के लेवल पे है। अगर हम 3 ट्रिलियन भी पकड़ेंगे तो ये ऑलमोस्ट 90% ऑफ द जीडीपी तो है। बट जैसे ही, और अच्छा, मार्केट भी अभी बहुत हाई लेवल पे नहीं है, तो ऑलमोस्ट अगर मार्केट अपने हाई लेवल पे रहे तो ये मार्केट कैप जीडीपी रेशियो 1:1 हमेशा पहुंच जाता है। तो ये एक बेसिक पैरामीटर हो गया। तो अगर हमारी जीडीपी 3 ट्रिलियन की है, मार्केट कैप भी 3 ट्रिलियन का है, कल हमारी जीडीपी जब बढ़ के 5 ट्रिलियन की होगी, मार्केट कैप भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 5 ट्रिलियन तक जाए। ठीक है, और 5 ट्रिलियन तक ना भी जाए तो 4.5 तो जाएगा, 4 तक तो जाएगा, राइट? तो ये कहना ये गलत नहीं होगा कि अगर ओवरऑल इंडिया की सारी कंपनीज में हम इन्वेस्ट करके रखें, तो धीरे 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 जैसे ही वो ग्रो करेगा हमारा कंट्री, वो कंपनी से भी हमको रिटर्न आते रहेगा। बट क्या सारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल है? नहीं, सारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं है। बट जो पेरेटो प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, जिसमें कि आपको मालूम है कि हाँ, इतने कंपनीज में ही अगर हम करेंगे तो हमारा मोस्टली कवर हो जाएगा, तो वैसा एक इंडेक्स है जिसको हम कहते हैं एनएससी 500। एनएससी 500 92-93%, 92 पॉइंट समथिंग है, 92-93% ऑफ द टोटल लिस्टेड मार्केट कैप ऑफ द कंट्री है। अब एनएससी 500 हुआ क्या चीज? देखिए, एनएससी 500 बेसिकली क्या हुआ कि अगर हम उसको देखेंगे तो उसमें इंडिया की टॉप 500 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, वो सब उसमें है। ठीक है, और वो हमारे टोटल लिस्टेड मार्केट कैप का, मतलब अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.7 ट्रिलियन है, तो इसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन एनएससी 500 का 2.5 ट्रिलियन है। तो ऑलमोस्ट क्लोज है, क्लोज एनफ है। ठीक है, तो क्लोज एनफ है, और इसका एक इंडिकेटेड रेफरेंस भी है, जैसे निफ्टी 50 को आप सब जानते हैं, उसी तरह ये एनएससी 500 है, मतलब ये इसमें 500 कंपनीज हैं। तो वो चीज हो गया कि जैसे जैसे हमारा
जीडीपी ग्रो करते जाएगा, इसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ते जाएगा, और ये भी एक 90% शेयर के हिसाब से अपना बढ़ते रहेगा। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के संग NSE 500 का भी वैल्यू दिन पर दिन बढ़ते जाएगा। प्लस इसमें जैसा मैंने बताया कि 60% ऑफ द लिस्टेड स्पेस निफ्टी 50 है, ये आपका ऑलमोस्ट 90 to 93% कवरेज आपको दे देता है। तो अगर हम 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ते हैं और इसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो आज 2.5 ट्रिलियन है, ये बढ़ के 4.5 4.6 ट्रिलियन के आसपास होगा, नेक्स्ट 5 साल में मान लीजिए होता है, या नेक्स्ट 6 साल में होता है, तो ये एक अच्छा रिटर्न अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करके दे रहा है कि धीरे 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 आपका जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगा, ये भी ग्रो करके आपको वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए हम कहें कि इसको हम मतलब इसमें बेसिकली हम अगर इसमें पैसे लगा रहे हैं तो ये कौन सी कंपनीज हो गई। ठीक है। तो अगर हम इसमें पैसे लगा रहे हैं तो ये कौन सी कंपनीज हो गई, इसको अगर समझना है तो उसके पहले ना हमको इस थीम को समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअली थीम क्या है। देखिए क्या होता है, एक होता है एक्टिव इन्वेस्टमेंट, एक होता है पैसिव इन्वेस्टमेंट। तो जैसा हमने बिगिनिंग में बताया कि रिलायंस का शेयर मान लीजिए आपने खरीद लिया, तो ये हो गया एक तरह का एक्टिव इन्वेस्टमेंट। आपने डिसाइड किया कि रिलायंस का शेयर मैं खरीद लेता हूँ और ये अच्छा परफॉर्म करेगा। मान लीजिए आपने कंपनी एक्स का शेयर खरीदा, आज से 10 साल बाद कोई गारंटी नहीं है कि वो कंपनी का शेयर अच्छा कर रहा होगा। वो अच्छा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, राइट। मान लीजिए आपने 2 शेयर खरीदे, एक अच्छा कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, और आपका किस्मत अच्छा है तो आपके दोनों कंपनी के शेयर अच्छा कर रहे हैं, तो आपको अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। बट ये हो गया एक्टिव इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें आपको ट्रैकिंग करते रहनी पड़ती है। बट ये जो इंडेक्स फंड्स होते हैं, निफ्टी 50 हो गया है, NSE 500 जो इसकी बात हम कर रहे हैं, ये सब क्या है, आपका पैसिव फंड में काउंट होता है। पैसिव फंड क्या हो गया, ये बेसिकली अपने आप इनका सेट रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से ये स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, एंड उस स्टॉक्स में जो भी हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो निफ्टी 50 में अगर हम करते हैं तो वहाँ पे निफ्टी 50 में पैसा लगाया जाता है, और NSE 500 में करेंगे तो NSE 500 में लगाया जाएगा। मतलब 500 कंपनीज में पैसे स्प्रेड आउट है, कोई एक कंपनी खराब भी कर जाए तो दूसरा कंपनी उसको बैलेंस कर देगा। तो ओवरऑल मार्केट का रिटर्न जो जैसा जैसा बनता रहेगा, हमारा भी रिटर्न वैसा बनता रहेगा। ठीक है। तो अभी जैसे निफ्टी 50 में काफी लोग कहेंगे सर तो निफ्टी 50 कर देते हैं, तो देखिए निफ्टी 50 ऑलरेडी लार्ज कैप है। ठीक है। ऑलरेडी 60% ऑफ द टोटल मार्केट कैप वही है। वो जितनी बड़ी कंपनीज हैं, आपने नोटिस किया होगा छोटी कंपनीज का रिटर्न फास्ट होता है, बड़ी कंपनीज का रिटर्न थोड़ा सा स्लो होता है, राइट। लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा सा मिक्स कर दें बाकी सेक्टर्स को भी, तो आज के डेट में अगर जो टॉप 100 कंपनीज हैं उसको हम निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 से पकड़ेंगे, जो कि टॉप 100 लार्ज कैप कंपनीज हो गई। निफ्टी मिड कैप 150 एक आपका नेक्स्ट सेगमेंट है, जो कि और एडिशनली आपका 15% के आसपास मार्केट कैप है, और एडिशनली 15% मार्केट कैप निफ्टी स्मॉल कैप 250 है। तो ये 250 स्मॉल कैप, 150 मिड कैप, नेक्स्ट 50 आपका 50 और आपका निफ्टी 50, ये जोड़ के हम बनते हैं 500 स्टॉक्स। आपने 500 टॉप कंपनीज में लगा दिए पैसे। अब ये पैसे जो 500 टॉप कंपनीज में स्प्रेड आउट हो गए, तो आपका रिस्क ऑलरेडी डाइवर्सिफाई हो गया। तो वो कंपनी अच्छा करे या ना करे, ये 500 कंपनीज आपका बैलेंस करती रहेंगी, एंड कोई भी एक कंपनी अगर खराब करता है तो दूसरी कंपनी उसको बैलेंस करके निकाल देगी, और उससे क्या होगा कि आपको एक बेनिफिट मिलेगा। प्लस एक और बेनिफिट क्या होगा अगर हम इतना स्प्रेड आउट करें तो, देखिए निफ्टी 50 में टोटल 14 सेक्टर्स हैं। ठीक है। आज से 10 साल पहले ऑयल एंड गैस सेक्टर बहुत अच्छा था। आज से 20 साल पहले किसी से भी पूछिए, कोई इन्वेस्टर पुराना हो, तो वो कहेगा ऑयल एंड गैस सेक्टर बहुत ज्यादा वेटेज रखता था, बहुत ज्यादा नाम होता था उसका। उसके बाद समय आया फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज का। लास्ट 10 साल से फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत फास्ट पेस में ग्रो किया है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी अच्छा कर रही है। नेक्स्ट 10 साल में कौन सी कंपनी अच्छा करेगी आपको नहीं पता है। बट अगर हम निफ्टी 50 का वेटेज देखेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट 37-38% आपका वेटेज है फाइनेंशियल सर्विस कंपनी का, राइट। तो वेटेज उसमें बहुत ज्यादा है। प्लस निफ्टी 50 में सिर्फ 14 ही सेक्टर है, और आपको नहीं पता कि नेक्स्ट 10 साल बाद कौन सा सेक्टर परफॉर्म करेगा। वो जब हो जाएगा तब अपने बोलेंगे कि अच्छा ये सेक्टर बहुत अच्छा कर गया, बट वो होने के बाद पता चलेगा ना। वहीं उसी जगह पे NSE 500 में जो है 22 सेक्टर्स हैं। अगर 22 सेक्टर्स में पैसे इन्वेस्टेड हैं तो रिस्क सेक्टर वाइज भी डाइवर्सिफाइड हो गया, प्लस आपने कोई सेक्टर छोड़ा नहीं, क्योंकि एमफी के हिसाब से जो म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी बॉडी है, उसके हिसाब से 22 सेक्टर्स हैं इंडिया में, एंड पूरे 22 सेक्टर्स में NSE 500 का स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट रहता है। तो क्या हो गया, पूरे आप हर सेक्टर में इन्वेस्टेड हो, कोई सेक्टर भी अच्छा करता है इन फ्यूचर चल के आगे 10 साल में, और अगर जो अच्छा कर रहे हैं वो करें तो बहुत ही अच्छी बात है।
बट वो ना भी करें तो ये पूरी की पूरी 22 सेक्टर्स में आप इन्वेस्टेड हो, तो कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न आपको वहां से बनता हुआ दिखाई देगा। तो जो अभी हमने डिस्कशन किया उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें निफ्टी 50 से ज़्यादा फोकस हटा के NSE 500 पे फोकस लगाना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप के रिटर्न ज़्यादा होते हैं, मिड कैप के रिटर्न ज़्यादा होते हैं। जब मार्केट बुल साइकिल में जाता है तो लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न स्मॉल कैप मिड कैप देके जाते हैं, तो उस समय NSE 500 आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा होगा। अब आज के डेट में अगर हम बात करें कि NSE 500 में इन्वेस्टमेंट के क्या ऑप्शंस हैं, तो मैंने जो चेक किया तो मुझे सिर्फ एक मोतीलाल ओसवाल का ही NSE 500 फंड दिखाई दिया, और कोई फंड अभी मेरी नज़र में नहीं दिखाई दे रहा है। प्रोबेबली किसी ने बनाया ही नहीं है, अगर कोई बनाता है तो हो सकता है वो पब्लिश हो और आगे चल के आए, लेकिन अभी नहीं है। और मोतीलाल ओसवाल का ये जो फंड है इसमें भी अभी 388 करोड़ का ये AUM है, और जबकि निफ्टी 50 के आप देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा AUMs होते हैं, इससे बहुत कम, मतलब इसको बहुत लोग नहीं जानते हैं। अगर बहुत लोग नहीं जानते हैं इसका मतलब ये है कि लोग इसमें अभी फोकस नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्टिंग यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैसा है कि, और इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है, क्यों? क्योंकि ये पैसिव फंड है। अगर आप नॉर्मल लार्ज कैप फंड लेते हो या नॉर्मल मिड कैप स्मॉल कैप फंड लेते हो, उसके एक्सपेंस रेशियो 1% तक है, इसका 0.4% है अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आप लेते हो इसका। तो क्या हो गया, एक्सपेंस रेशियो भी कम हो गया। एक्सपेंस रेशियो कम हो गया तो खर्चा कम लगना है, प्लस लोग कम इन्वेस्टेड है। AUM जितना छोटा रहेगा उतना अच्छा है। AUM अगर 400 करोड़ है तो एक्सपेंस रेशियो AUM के बेसिस पे डिडक्ट होता है। अब 10,000 करोड़ का AUM रहेगा तो उसका 0.4% बहुत ज़्यादा होता है, 400 करोड़ का AUM में बहुत कम होता है। जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे आपका AUM का साइज बढ़ता जाएगा, एक्सपेंस रेशियो हो सकता है कि थोड़ा सा और कम किया जाए, लेकिन वो बाद की बात है। अपने उससे मतलब नहीं है, अपने को ये देखना है कि हमारा भाई सही जगह पे पैसा अगर इन्वेस्ट हो रहा है और हमारे रेशियोज जो लग रहे हैं, जो खर्चे लग रहे हैं वो कम लग रहे हैं क्या। हाँ, तो यहाँ पे ये तो मेरे को दिखाई देता है कि कम लग रहे हैं। प्लस अगर हम बात करें नॉर्मल तरीके से, तो कोई भी आपका म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म होगा, आप जीरोधा कॉइन के थ्रू करते हो, आप ग्रो के थ्रू करते हो, आप किसी के थ्रू भी करते हो, या आप अपने ब्रोकर के थ्रू SIP करते हो, या फिर मैं मोतीलाल के वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप उनके वेबसाइट के थ्रू भी डायरेक्टली चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये एक तरह से मेरे को बेटर इंस्ट्रूमेंट लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी 50, फॉर द सिंपल रीजन कि हम स्प्रेड आउट है पूरे पूरे 22 सेक्टर में स्प्रेड आउट है, एंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम कैप्चर कर रहे हैं। प्लस हम GDP टू मार्केट कैप वाला जो रेशियो है उसको हम पूरा प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बेनिफिट आपको मिलेगा। और जैसा मैंने बताया मेरे को और कोई दिख नहीं रहा है चॉइस, तो मैंने जब सिर्फ एक ही चॉइस है तो वो अच्छी बात है, और अच्छी बात है तो फिर ठीक है, इसको चूज करने में अपने को डिफिकल्टी नहीं है। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ वेबसाइट का, आप डिटेल्स वहाँ पे पूरा पढ़ लीजिएगा, तभी सोचिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है एक तरह से, बट एक सजेशन है कि अगर हम सोचते हैं कि X अच्छा है तो X के बदले X+Y अगर मिल रहा है, एंड दोनों में आपको भी मालूम है X+Y करते ही कॉम्बिनेशन का आपका रिटर्न अच्छा बैठ सकता है, तो हमें X+Y ही चूज करना चाहिए, मेरे हिसाब से यही रहता है। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा म्यूचुअल फंड्स का, कि सारे डिस्क्लेमर्स वगैरह पढ़ लीजिएगा, और ये भी याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द ऑफर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, सो दैट इन फ्यूचर आपको चीज़ें पता रहे पहले से, और आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पहले से रिस्क के बारे में इसका पता हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.